Hello, good morning बच्चों. I am Rajesh Mishra, PGT Biology and welcome back on my channel Bio पढ़. बच्चों 11th क्लास का ये पार्ट 2 है वीडियो. फर्स्ट वीडियो में हम लोग लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास करी थी उसमें. तो जो आज पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम लोग ये जानने वाले थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्या फीचर्स होते हैं बेसिक. तो हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके ऊपर ये वीडियो था. जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में उसका जो बेसिक फीचर होता है मेटाबॉलिज्म से भी डिराइव किया जाता है, उससे भी ये डिसाइड किया जाता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बिकॉज नॉन लिविंग जो भी होते हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता. ठीक है, आप पत्थर देख लें, मार्कर देख लें, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ देख लें, उसके अंदर आपको मेटाबॉलिज्म नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी. अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेटाबॉलिज्म क्या है. हमने इतना तो ज्ञान नहीं लिया लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है ये नहीं पता चला अभी. तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है बेटा, ये एक तरह से ग्रुप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं. किसकी बॉडी में? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. मेटाबॉलिक रिएक्शन खाली एक ही रिएक्शन नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं. ठीक है, और जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती रहती हैं और पूरी बॉडी को इस तरह से रेगुलेट करती हैं एक कंबाइंड पूरी की पूरी एक यूनिट के फॉर्म में. ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. जैसे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, इसके दो पार्ट हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रही होगी एनाबॉलिक, इसका क्या मतलब होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि कोई भी एक चीज सिंथेसाइज होती है, न्यू फॉर्म होती है. एनाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनी न्यू थिंग इज प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड. ठीक है, एनाबॉलिक का मतलब. कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें कि कोई ना कोई एक चीज़ आप ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा आपको, उसमें वो ब्रेक डाउन होकर फिर एक नई चीज़ बनेगी. ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक समझ में आया आपको? जैसे एनाबॉलिक में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? CO2 से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. ये आपका एनाबॉलिक रिएक्शन है. अब आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है. फूड का ब्रेकडाउन होता है ना, तो जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो क्या है? आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं इधर नीचे तो उसके और नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रिएक्शंस इन विट्रो सिस्टम इज नॉन लिविंग बट रिएक्शन आर लिविंग. मैंने बोला ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. लेबोरेटरी में भी आप मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. कैसे? आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में भी आप केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? केमिस्ट्री लैब में आप करवा सकते हो. तो इससे ये प्रूफ होता है. और दूसरी बात आपको ये चीज समझनी है कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है. इन विट्रो के साथ में एक चीज और होती है जिसको मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, इन वीवो. ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है नॉन लिविंग सिस्टम में आप कोई चीज कर रहे हो, यानी कि बॉडी सेल के, लिविंग सेल के बाहर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं. इन विट्रो कंडीशन हो गया, इन विट्रो सिस्टम हो गया ये. इन विवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कर रहे हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही जाहिर सी बात है कि पता चल रहा है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. अगर आप बॉडी के अंदर में कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो इन विवो सिस्टम में हो रहा है, और बॉडी के बाहर करवा रहे हैं तो वो क्या होगा? इन विट्रो. कि ये जो रिएक्शन होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ये अगर इन विट्रो कराई जाए, इन विट्रो समझ रहे हैं आप, तो जब इन विट्रो कराई जाएंगी तो जो सिस्टम होगा वो तो नॉन लिविंग होगा, बट जो केमिकल रिएक्शंस है वो तो लिविंग है ना. उसको तो आप सेम सिमिलराइज करा के करवा रहे हो, सेम वही बॉडी में होती हैं, वही फिर आप उसको टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हो. आगे समझ में कि ये नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग वाला जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर, उसका मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शंस तो लिविंग है बट वो जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि आपने कैल्शियम ले लिया या कोई चीज़ ले लिया, वो तो बॉडी के अंदर फिर वो पूरा सिस्टम जैसे लिविंग होता है, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अंदर ही आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं. लेकिन आप बाहर क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम वगैरह इनके जो क्रिस्टल वगैरह फॉर्म लेके फिर आप उसे मिक्स करके फिर आप रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे लेबोरेटरी में.
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में करवाएं, उसमें पेट्री डिस्क में करवाएं, किसी में भी करवाएं आप, या फिर वायल्स बोलते हैं, वायल्स होता है VIALS, वायल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती हैं, तो वायल्स उनमें करवाएं आप। क्लियर हो गया? तो दीज रिएक्शंस इन विट्रो सिस्टम इज नॉन लिविंग बट रिएक्शंस आर लिविंग। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मेरी सेकंड जो लाइन थी, सेकंड लाइन के अंदर भी मैंने ये पहले ही बता दिया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक फीचर होता है। अभी आपने मेटाबॉलिक रिएक्शन देखा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर में हो रही है, यानी कि उसके लिविंग फॉर्म में हो रही है, तो उसका बेसिक फीचर हो गया। ठीक है, लेकिन आपके सेल के बाहर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो फिर इन विट्रो कंडीशन होती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है फिर क्या होता है कि बहुत सारे, ये मैं पढ़ देता हूँ पहले। कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म्स। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? कॉन्शियसनेस आप समझ रहे हैं, अलर्टनेस, आप किसी चीज को आप फील कर पा रहे हैं, यू आर नोइंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद यू। ठीक है, आपके साथ में क्या हो रहा है, अभी जैसा भी हो रहा होगा उसको आप अगर फील कर पा रहे हैं और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, वो आपका कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है, इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग फॉर्म है, उसके लिए कॉन्शियसनेस जरूरी होती है। ये इसका बेसिक फीचर होता है। ये कैसे हो रहा है? आप देख लीजिए, कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कुछ भी हो। जैसे आप फोटो पीरियड की अगर बात करें, NCERT में सेम हूबहू ये बात लिखी हुई है कि फोटो पीरियड सीजनल पीरियड्स के काम में आता है, इवन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। फोटो पीरियड में आपको चलो बता दूं, ये रिप्रोडक्शन के काम में आता है और उसको एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है लाइट का, कि जिसके बाद वो एनर्जी रिसीव करने के बाद केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे फोटो पीरियड अगर आप प्लांट के केस में देखें तो उसमें जैसे कुछ शॉर्ट पीरियड प्लांट होते हैं, आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे इसे, शॉर्ट पीरियड प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ मीडियम प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, उन्हें कुछ ड्यूरेशन तक 2 घंटे 4 घंटे तक उन्हें खाली लाइट एक्सपोजर दिया जाता है, उसके बाद उनको उससे काम नहीं होता है। ये शॉर्ट डे प्लांट हो गए। इससे अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। फोटो पीरियोडिज्म समझ में आया आपको? व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म टर्म? फोटो पीरियोडिज्म टर्म ये होता है कि इसमें आपका लाइट का एक्सपोजर कितनी देर दे रहे हो उस प्लांट में फ्लावरिंग कराने के लिए, जितनी देर में वो फ्लावरिंग कर सके। क्लियर हो गया? अब लॉन्ग डे क्या होता है कि उसमें 12 घंटे 14 घंटे तक दिया जाता है, और मीडियम जो होगा वो 8 घंटे तक आ जाएगा, 6 से 8 घंटे। समझ में आ गया? तो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म्स। आपने बैक्टीरिया में भी देखा होगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह का एक्सपोजर से क्या होता है, वो किल हो जाते हैं। अब प्लांट्स में अगर आप देखें जियोट्रोपिज्म, ये क्या चीज़ है? ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, ग्रेविटी था, उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड कर रहे थे कि रूट्स नीचे की तरफ आ रही हैं, स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया? और हमारी ह्यूमंस की बॉडी भी अगर लाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो हमारी आइज ब्लिंक करती हैं, ये जो भी है, या कोई चीज़ पिंच करती है, कोई चीज़ चुभती है, तो वो हमें फील होती है। तो फील हो रहा है ना, तो कॉन्शियसनेस। लेकिन ह्यूमंस उस केस में क्या है कि और ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें है, वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता है, लेकिन प्लांट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन कॉन्शियसनेस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में मिलता है? आप में मिलेगा, हमारे में मिलेगा, ह्यूमंस के केस में मिलता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी देख के उसे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सबको पता है पढ़ना है, लेकिन पढ़ता कौन है? कोई नहीं, जो पढ़ता है पास रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए। अब नीचे आते हैं। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड ये नीचे वाली लाइन, ध्यान से देखना। आर कोमा पेशेंट ब्रेन डेड लिविंग और नॉन लिविंग। हमने बोला कि कॉन्शियसनेस वाली बात बोली हमने कि जो भी कॉन्शियस है वो लिविंग है। अब बच्चों ये बात बताओ कि जो कोमा में चले जाते हैं पेशेंट, जिनका ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि उनको इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि आप उनका हाथ उठाएंगे तो हाथ नीचे गिर जाएगा, कुछ भी करेंगे उनको फील नहीं होगा, उनका बॉडी में क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं पता, जब उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस ही चला गया है। अब आप बताइए वो लिविंग है नॉन लिविंग है? लेकिन उनकी पूरी बॉडी उस तरह से लिविंग होती है, लेकिन उनको होश नहीं रहता उस चीज़ का।
ठीक है, आपने इतना सुना होगा ना। तब आप बताइए क्या है वो, लिविंग है नॉन लिविंग है? हाई बस समझ में। तो हर जगह साइंस में ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ हर जगह फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस किसी एक जगह फिर दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। आप बताइए, आप भी जानते हैं कि जो पेशेंट है वो तो लिविंग ही है, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया है। अब ब्रेन डेड हो गया है तो वो अब पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएगा। याद करो 10th का चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट सिमिलर बाय विच इट रेज्ड। जो टिश्यू होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे मैच नहीं करते। ऐसा क्यों? उनसे मैच नहीं करती वो जिसके साथ में डेवलप हुए हैं और जो दूसरे टिश्यूज के साथ में या फिर जिस फंक्शंस के लिए वो डेवलप हो रहे हैं और अपने नियर बाई सेल से उनसे इन्फ्लुएंस हो कि उनमें वो फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये आपस में पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर होगी बात? अब आपको ही मैंने 10th क्लास में भी बताया होगा कि आपका खाली लिवर काम करे और स्टमक काम ना करे, आपका लंग्स काम ना करे और बाकी पूरी बॉडी अगर काम करे, तो क्या प्रॉपर काम कर पाएगी आपकी बॉडी? नहीं कर पाएगी ना। तो ये सारे के सारे टिश्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मान लो जो लिवर के जो सेल्स हैं, तो लिवर के सेल में वो प्रॉपर्टी जो कि वो लिवर में उसमें वो देखने को नहीं मिलेगी। उनका किस लिए? उनका अपना जिस चीज़ के लिए डेवलप हुए हैं उससे होता है। आप होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन में पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें ओरिजिन सेम वर्क डिफरेंट होता है, ओरिजिन डिफरेंट वर्क सेम होता है। क्लियर हो गया? तो टिश्यूज के बारे में भी तो ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रेन डेड वाला था कोमा पेशेंट वाले इस केस में, तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का कुछ पार्ट तो चलो हो सकता है काम कर रहे हो, लिविंग हो, लेकिन उनका ब्रेन और पूरी बॉडी उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, तो वो कोमा में है। अगर वही ब्रेन काम कर रहा होता, आपने देखा होगा बॉडी कितनी भी कट फिट जाती है, बस थोड़ा सा अगर ऊपर से ब्रेन रह जाए और नीचे से थोड़ा सा धड़ रह जाए, अगर हाथ वाथ सब कट जाए, तब भी इंसान जिंदा रह लेता है। नहीं कर लेता, जिसके चारों हाथ पर जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर बॉडी कहीं की नहीं रहती। इवन आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इंजर्ड हो जाता है तो भी आप पड़े रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान तो रहता है। लेकिन ब्रेन का देखो कितना बड़ा रोल है, ब्रेन का इतना बड़ा रोल है कि उसके डेड होते ही आपकी पूरी बॉडी खराब। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे समझानी थी इसमें कि जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टी होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से ना मिल के वो जिसके साथ में रेज्ड हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के चक्कर में कोऑर्डिनेट करते करते उनमें वो वाले फीचर आते हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल वाले जो फीचर हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से है जैसे कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो पहले वो उसमें जैसे मान लो NaCl हम बना रहे हैं तो उसमें सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन उनका केमिकल रिएक्शन के बाद जो बन रहा है आपका सोडियम क्लोराइड, जैसा वाटर ही है तो उसमें हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है। क्या वाटर की प्रॉपर्टी से मैच होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की? नहीं मैच होती ना। सेम यही चीज़ है टिश्यू के केस में कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, लेकिन वो जिसके साथ में डेवलप हो रहे हैं, रेज्ड हो रहे हैं, उनके जैसा वो कोऑर्डिनेट के चक्कर में, कोऑर्डिनेशन के उसमें केस में उसके जैसी प्रॉपर्टी को देखने को मिलती है। तो ये आपका बेटा पहला टॉपिक जो था उसमें वो ख़त्म हो गया कि लिविंग फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड, तो कौन लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।